Hello everyone, my name is Soumya Agarwal and I am a CA final student. So welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal, and this is the second video for the Q&A series of CA Final Law. तो इस Q&A सीरीज में जो भी आपके एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस या फिर क्वेश्चंस हैं स्टडी मटेरियल में, वो सारे के सारे मैं कवर करने वाली हूँ. ऑफ कोर्स मेरे लिए रिविजन करवाना थोड़ा सा टाइम के मेरे पास शॉर्टेज है, एज आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जामिनेशंस. तो मैं रिवाइज पूरा नहीं करवा पाऊंगी लॉ में, बट हाँ, जो भी क्वेश्चंस हैं उसका ज़रूर मैं डिस्कशन करूँगी. Okay, so let's get started with the example number 1, and this is the chapter company incorporated outside India. तो एग्जाम्पल नंबर 1 है, जैकपैक लिमिटेड जो है वो एक शिपिंग कंपनी है दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन जापान. दैट मीन्स इंडिया के बाहर कोई शिपिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है. तो कंपनी ने सेटअप करा है ब्रांच ऑफिस इंडिया में आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल्स फ्रॉम आरबीआई. तो जो ब्रांच ऑफिस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, पेरेंट कंपनी ऑफिस के रिफ्लेक्शंस होते हैं. तो अब ये क्या है, ये देखो, ये यहाँ से आया है, ये जो आपका एग्जाम्पल आया है कि फॉरेन कंपनी क्या होती है. फॉरेन कंपनी कोई भी कंपनी होती है, बॉडी कॉर्पोरेट होती है, जो इनकॉर्पोरेट तो इंडिया के बाहर हुई है, लेकिन उसका या तो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है. अब वो जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो या तो वो खुद से है प्लेस ऑफ बिजनेस, या किसी एजेंट के थ्रू है, या फिजिकली है, या इलेक्ट्रॉनिक मोड है, एंड वो जो है बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है. सो बेसिकली फॉरेन कंपनी के लिए 3 कंडीशंस होती हैं: कॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एक प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी. अब जो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है ना, तो वो या तो इटसेल्फ मतलब फिजिकली हो सकती है, एजेंट के थ्रू हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू हो सकती है. सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो प्लेस ऑफ बिजनेस है दैट इज थ्रू ब्रांच. तो इसमें आपको यही बताना है कि क्या ये जो कंपनी है ये इनकॉर्पोरेट तो जापान में हुई है, लेकिन कंपनी ने सेटअप किया है ब्रांच ऑफिस इंडिया में आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल. तो वो जो ब्रांच ऑफिस क्योंकि इंडिया में सेटल हुआ है, इंडिया में बना है, सेटअप हुआ है, दैट मीन्स उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में स्टैब्लिश हो गई. तो आपको बताने कि क्या वो जो फॉरेन कंपनी के प्रोविजंस है वो उस पर एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे. सो दस ब्रांच ऑफिस ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया are considered as a place of business in India for conducting business activity in India, and will be required to follow all the provisions of this chapter and such other provisions as may be specified elsewhere where under Companies Act 2013. So basically ये वाला जो chapter है that deals about foreign company. तो 2 categories हैं, incorporated outside India, और कब वो जो company incorporated outside India है वो company foreign company बन जाएगी हमारे लिए. तो उसी के ही इर्द गिर्द ये chapter जो है वो घूम रहा है. ठीक है, सो आई होप ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा. और ये वाले जो एग्जाम्पल्स और जो बैक में अभी टीवाई में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी ना, इससे आपके मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो रहे हैं चैप्टर के. तो वो जो प्रोविजनिंग वाले हैं, जो प्रोविजंस हैं आपके, वो मैक्सिमम कवर हो रहे हैं. हाँ, स्टिल आपको रेफर तो करना ही पड़ेगा चैप्टर, लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चंस आपने बार बार रिवाइज कर लिए ना, तो मैक्सिमम पोर्शन आपके दिमाग में जो चैप्टर का है वो स्टोर हो जाएगा. तो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस को रिपीटेडली या तो वीडियो सुनना या खुद से करना, ठीक है, और लिखकर ज़रूर देखना है क्या दूँ आंसर. तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, जो शेयर होल्डिंग है ईमार कंपनी एलएलसी का, वो दुबई में इनकॉर्पोरेट हुआ है, लेकिन उसकी जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो इंडिया में है. अब जो दूसरा प्रोविजन है वो क्या आता है कि वो जो एक कोई भी फॉरेन कंपनी जिसके जो पेड अप शेयर कैपिटल है, अगर उसका या तो 50% या तो उससे ज़्यादा किसने होल्ड कर रखा है, या तो किसी इंडियन सिटीजन ने होल्ड कर रखा है, या फिर किसी कंपनी ने होल्ड कर रखा है, इंडियन कंपनी ने, या फिर किसी इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट ने होल्ड कर रखा है, और या फिर इंडियन सिटीजन एंड बॉडी कॉर्पोरेट दोनों ने होल्ड कर रखा है. क्या होल्ड कर रखा है, कोई भी पेड अप शेयर कैपिटल किसी फॉरेन कंपनी का. तो अगर ऐसा कुछ है तो उस पर सारे के सारे प्रोविजंस वही वाले लग जाएंगे जो इंडियन बिजनेस में लगते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें ईमार लिमिटेड है तो इनकॉर्पोरेट दुबई में, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है. तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, दैट मीन्स वो क्या हो गई, एक फॉरेन कंपनी हो गई. ठीक है,
अब इसमें इन्होंने ना प्लेस ऑफ बिजनेस के साथ में वो जो दूसरी वाली कंडीशन है ना, कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटी, वो आई गेस इन्होंने एज्यूम कर लिया है कि वो बिजनेस एक्टिविटी भी कंडक्ट करे क्योंकि उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस है। ओके, तो इस वाले केस में फिलहाल क्या हुआ है, इस वाले केस में हिंदुजा कंपनी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जिसकी शेयर होल्डिंग 26% है इस कंपनी में। वैशाली कंपनी लिमिटेड का 25% है, वो भी एक इंडियन कंपनी है। तो अब इंडियन कंपनी की टोटल शेयर होल्डिंग कितनी हो गई, टोटल शेयर होल्डिंग हो गई आपकी 51%, राइट। और जो बाकी की शेयर होल्डिंग है वो दुबई के सिटीजन ने खोल रखी है, दैट इज नॉट मटेरियल फॉर अस। इस केस में हमने क्या देखा है, इस केस में हमने ये देखा है कि जो इंडियन कंपनी है उसका 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग किसमें है, दुबई में है, मतलब दुबई की कंपनी में है। तो एज पर सेक्शन नंबर 379 सब सेक्शन 2, जो ईमार कंपनी एलएलसी है विल also be required to comply with the provisions of chapter 22 as not less than 50% of the shareholders of Emaar Company LLC consist of body corporate incorporated in India. So Emaar Company LLC will also be required to comply with other provisions of this act as may be prescribed with regard to the business carried on or by its place of business in India as well as was incorporated in India. तो मैंने जैसा कि अभी बताया कि अगर 50% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती है ना, या तो इंडियन सिटीजन की या इंडियन कंपनी की, तो वो जो कंपनी होती है, जो फॉरेन कंपनी होती है, उसको हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं, ऐसे ही उसके ऊपर सारे प्रोविजंस कंप्लाई करने होते हैं जैसे कि वो इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुई हो। सो ऑल सच कंपनीज विल हैव टू कंप्लाई, शेल कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर विद रिस्पेक्ट टू इंडियन बिजनेस एज दे वर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार सेक्शन नंबर 379 का सबसेक्शन 2 जो है, ये वाला जो सबसेक्शन है, इसको एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है, ये वाला जो है। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे, मतलब एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है, यू हैव टू एग्जामिन विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वेदर द फॉलोइंग कंपनीज कैन बी ट्रीटेड एज फॉरेन कंपनीज और नॉट। तो मैंने आपको क्या बताया, फॉरेन कंपनी के लिए क्या क्या 3 रिक्वायरमेंट्स है, कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, देन इट इज हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड इट इज कंडक्टिंग बिजनेस, राइट। अब इस केस में क्या हुआ है, इस केस में जो कंपनी है दैट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट इट हैज अ शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस एट मुंबई। तो मुंबई कहाँ है, मुंबई इंडिया में है ना। तो अगर कोई शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस है या कोई शेयर ट्रांसफर ऑफिस है, सो दैट इज ऑल्सो डीम्ड टू बी अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ओनली, ठीक है। तो शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्योंकि इनका मुंबई में है, मतलब इंडिया में है, इसलिए माना जाएगा कि इनकी पीओबी मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है, इंडिया में है, ठीक है। तो यस, फर्स्ट वाले केस में फॉरेन कंपनी हम मानेंगे। सेकंड वाले केस में क्या है, इंडियन सिटीजन्स इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी इन सिंगापुर फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस देयर। अब आप हो, मैं हूँ, कोई भी है, या सपोज चलो मैं अपना ही एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं कहीं सिंगापुर जाकर मैंने क्या करा है, कंपनी बसा ली, मैं का बिजनेस कर रही हूँ। तो उससे क्या मतलब होगा आपको, आप उस पर उसको फॉरेन कंपनी ट्रीट करोगे क्या, भाई वो मेरी कंपनी है, भले ही मैं इंडिया की सिटीजन हूँ, बट मैंने जो कंपनी वहां इनकॉर्पोरेट करी है उससे इंडिया को क्या मतलब होगा, राइट। तो यहाँ पर ना तो प्लेस ऑफ बिजनेस को एस्टैब्लिश हो रही है, ना ही इंडिया के अंदर कोई बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ माना जाएगा कि वो जो कंपनी है वो मैंने कहाँ इनकॉर्पोरेट करी है, इंडिया के बाहर। सो सेकेंड वाला जो केस है उसमें हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो आपको ये आंसर इस तरह से लिख कर आना है, पहले फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन लिख कर आओगे, फिर उसके बाद में आप ये इन्होंने एक्सप्लेन किया इसको कर सकते हो, और ये चीज़ ज़रूर एक्सप्लेन कर देना। अब उसके बाद में फिर आप ऐसे करके आंसर्स लिखोगे कि शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा, और इसमें क्या माना जाएगा, ये सिंगापुर वाली कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, क्योंकि यहाँ सिटीजनशिप से हमें कोई मतलब नहीं होता, हम सिर्फ सिटीजनशिप को कंसीडर करके वी कैन नॉट से कि वो जो कंपनी है वो इंडियन हो गई। हाँ, अगर कोई इंडियन सिटीजन का शेयर है किसी फॉरेन कंपनी में 50% या उससे ज़्यादा, तो हम उसको मानते हैं कि वो फॉरेन कंपनी है, ठीक है। आई होप आप इससे रिलेट कर पा रहे होगे। बाकी ये कोई क्लास नहीं है तो मैं डेफिनेटली इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना प्रेफर करूँगी। फिर उसके बाद में हम अपने लास्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, फिर हमारे TYK के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोलता है, MIR कंपनी LLC अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन दुबई ऑन 28 अप्रैल 2017। तो ये इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। अब MIR कंपनी LLC ने स्टैब्लिश करा है प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई में 2020 में, ठीक है। सो कितने साल हो गए, 3 साल हो गए।
Now the place of business in India proposes to offer subscription to securities of MIR Company LLC. तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि मतलब ये सब्सक्रिप्शन ऑफर करना चाह रहे हैं, मतलब आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो बेसिकली वो क्या करना चाह रहे हैं, वो इनवाइट करें सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, नाउ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बिफोर गोइंग विद द सब्सक्रिप्शन विल हैव टू फाइल अ प्रोस्पेक्टस डेटेड एंड साइंड एंड द प्रोस्पेक्टस शिल नॉट बी रिक्वायर्ड। अब आपको पता होगा कि जब भी सिक्योरिटीज ऑफर करते हो उससे पहले क्या इशू करना होता है, उससे पहले आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। प्रोस्पेक्टस के लिए क्या क्या कंडीशंस रहती हैं, प्रोस्पेक्टस डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, और उसमें सारे के सारे पर्टिकुलर्स होना चाहिए। किस चीज़ के पर्टिकुलर्स होना चाहिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। फिर जो भी प्रोविजंस हैं दैट आर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, किन प्रोविजंस को ध्यान में रख के इनकॉर्पोरेट करी गई है कंपनी। फिर जो एड्रेस है जिसमें आपको ये इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोविजंस के बारे में पता लगता है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, मतलब या तो वो उसका एड्रेस आप मेंशन करो या उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मेंशन करो। और डेट और कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और क्या वो जो कंपनी है वो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, और अगर ऐसा है तो उस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का जो है उसका एड्रेस आपको करना होगा, ठीक है। प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस करना होता है। तो ये सारी चीजें जो है ये प्रोस्पेक्टस में इशू करनी होती है, और जो भी 26 वाला सेक्शन है उसमें जो भी मैटर्स होते हैं वो सब आपको प्रोस्पेक्टस में इशू करना होता है, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको प्रोस्पेक्टस में लिखने होते हैं। बट इसमें एक प्रोविजन है, प्रोवाइजो जिसको आप कह सकते हो, कि जो पॉइंट 1, 2, 3 है ऑफ पॉइंट ए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वाला जो आपका पॉइंट है, इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग और डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इनैक्टमेंट्स ऑफ प्रोविजंस, और जो भी उसका एड्रेस है, ठीक है, जो भी एड्रेस है सेड इंस्ट्रूमेंट का या इनैक्टमेंट का, तो वो चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, वो पर्टिकुलर्स कंटेन करने की जरूरत नहीं है। कब, अगर जो प्रोस्पेक्टस है दैट इज इशूड मोर देन 2 years आफ्टर द डेट एट विच कंपनी इज एंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो कंपनी थी वो बनी थी आपकी 2017 में, ठीक है ना। लेकिन जो आप ऑफर कर रहे हो दैट यू आर ऑफरिंग इन 2020, तो 2 years क्योंकि ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है ये 3 पॉइंट्स मेंशन करने की। उसके अलावा डेटेड भी होना चाहिए, साइंड भी होना चाहिए, डेट, कंट्री, इनकॉर्पोरेशन का भी होना चाहिए, और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस भी होना चाहिए, और 26 वाले मैटर्स, वो सारी तो चीजें सही हैं, लेकिन ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये जो हैं वो नहीं आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वाले 3 पॉइंट्स नहीं आएंगे। कौन कौन से, इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोविजंस और जो एड्रेस है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा अगर आपने ये पढ़ रखा है तो ये इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 साल से ज्यादा हो गए हैं सिंस MIR कंपनी LLC हैज कमेंस्ड इट्स बिजनेस, ठीक है। यहाँ 2 साल से ज्यादा हो गए, इसलिए यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, ओके। अब हम आ जाते हैं अपने टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस में, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है क्योंकि इससे काफी सारी जो हमारे पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, एबीसी लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है, हैविंग इट्स इंडियन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट कोलकाता, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कहाँ पर है, इंडिया में है। तो इसमें क्या हुआ है, एक फॉरेन कंपनी ने एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बनाई है इंडिया में, is required to deliver various documents of registrar of company under the provisions of Companies Act. So you are required to state where the said company should deliver such documents. तो आपको बताना है, देखो अब कंपनी जो है जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसके बाद में जब प्लेस ऑफ बिजनेस बन जाती है इंडिया में, तो ना कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको डिलीवर करने होते हैं रजिस्ट्रार को, ठीक है। जो फॉरेन कंपनी है उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने होते हैं रजिस्ट्रार को, कंपनी को, ठीक है। जो कंपनी का रजिस्ट्रार है उसको फॉरेन कंपनी को क्या करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने पड़ते हैं। तो 30 दिन के अंदर अंदर जब फॉरेन कंपनी की प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में बन जाती है, सो विद इन 30 days ऑफ दैट कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो डिलीवर करने होते हैं। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका MOA, AOA या जो भी और कोई डॉक्यूमेंट जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जो भी फुल एड्रेस होता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, उसके बाद में जो भी एड्रेस होता है डीम्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया जो में है, मतलब देखो एक तो एड्रेस होता है आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, और एक होता है आपका जो डीम्ड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। उसके अलावा लिस्ट होती है डायरेक्टर्स की और जो भी सेक्रेटरीज हैं, उसमें उनका नेम, फादर्स नेम, ये सब लिखा होता है। तो मैं आपको आंसर भी ले चलती हूँ।
उससे मैं आपको ये जल्दी जल्दी करा पाऊंगी। उसके अलावा जो लिस्ट होती है डायरेक्टर्स की और सेक्रेटरीज की, तो उनके सारे पर्टिकुलर्स होते हैं, जैसे उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, मेंबरशिप नंबर, ईमेल आईडी। और क्या होता है, फुल एड्रेस होता है जो भी डीम्ड होती है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। और होते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, मतलब कोई अगर प्लेस ऑफ बिजनेस पहले बनी है पुराने ओकेजन्स में, तो उनका कब बनी थी, कब बंद हुई थी। फिर एक चीज चाहिए होती है डेक्लेरेशन, कि कोई भी जो डायरेक्टर है कंपनी का या ऑथराइज रिप्रेजेंटेशन है, उसने क्या नहीं करा है, वो कभी भी कॉन्विक्ट नहीं हुआ है या वो डिबार्ड नहीं है फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज एंड मैनेजमेंट ऑफ इन इंडिया और अब्रॉड। और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे रहने दिया, मैं बताती हूँ वो कौन सा पॉइंट है, छोड़ दिया जो मैंने। हाँ, नेम एंड एड्रेस ऑफ द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ वन और मोर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ऑथराइज टू एक्सेप्ट, मतलब जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है जो इंडिया में रहकर सब चीजें रिसीव करेगा, जो रेसिडेंट ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, उसका नेम और एड्रेस। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपको देनी होती है, हर फॉरेन कंपनी को देनी होती है 30 दिन के अंदर अंदर, जब वो कोई भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बना लेती है। किसको देनी होती है, रजिस्ट्रार को देनी होती है। ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, इन केस अ फॉरेन कंपनी डज नॉट डिलीवर इट्स डॉक्यूमेंट्स, तो फिर कंपनी के ऊपर क्या क्या पेनल्टी लग जाती है। तो पेनल्टी जो है वो आपकी दे रखी है सेक्शन नंबर 392 में। तो पेनल्टी क्या क्या लग जाती है, पेनल्टी होती है फॉरेन कंपनी के ऊपर होती है 1 लाख से 3 लाख, और एडिशनल फाइन भी लग सकता है 50,000 पर डे का। ठीक है। और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसको होता है 25,000 से 5 लाख तक का, और उसके ऊपर कोई एडिशनल फाइन नहीं होता है। तो अगर फॉरेन कंपनी ने कंप्लाई नहीं करा है किसी भी प्रोविजन के साथ में, फ्रॉम 379 टू 393 based on which is comprised of section, जो पेनल्टी है वो 392 में दे रखी है। तो अगर कोई भी उसने मतलब नॉन कंप्लायंस करा होता है तो फॉरेन कंपनी के ऊपर क्या लगती है, 1 to 3 लाख, मतलब 1 लाख टू 3 लाख, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट में 25,000 टू 5 लाख। और अगर कोई मतलब एडिशनल फाइन होता है तो वो भी लग सकता है कितना, 50 लाख। अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस रहा तो एडिशनल फाइन भी लग सकता है 50,000 फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच कन्विक्शन इज हेल्ड। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, DEJY कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हुई है सिंगापुर में, और वो डिजायर करती है कि उसको एक ब्रांच ऑफिस बनाना है मुंबई में। तो आप एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो एंड यू हैव बीन अपॉइंटेड बाय द कंपनी एज अ लायजन ऑफिसर फॉर कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो अब इस केस में आपको क्या बताना है कि वेदर ब्रांच ऑफिस विल बी कंसीडर्ड एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एंड इफ यस तो आप बताओ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो आपको फर्निश करवाने होंगे ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ब्रांच ऑफिस एट मुंबई। अब यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, ब्रांच ऑफिस क्या होती है, ब्रांच ऑफिस को क्या मान सकते हो, प्लेस ऑफ बिजनेस। हाँ, हम प्लेस ऑफ बिजनेस मानते हैं, हम ये पढ़कर आए हैं अभी, है ना। तो अब इसमें भी, अब क्योंकि आप प्लेस ऑफ बिजनेस अगेन स्टैब्लिश कर रहे हो, तो उसमें भी आपको वही सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें भी हैं, सेकेंड वाले में भी, जो मैंने आपको अभी बताए थे। ठीक है। चार्टर डॉक्यूमेंट्स, नेम एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस का नेम एड्रेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो डीम्ड इन इंडिया है, फिर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, याद है ना सब। ओके। फिर उसके बाद में हम थर्ड वाले पे आते हैं। Galileo Limited is a foreign company in Germany and it has established a place of business in Mumbai. Explain the relevant provisions of Companies Act and rules made thereunder relating to preparation and filing of financial statements and also the documents to be attached along with the financial statements by the foreign company. So it is very important question. ये आपका जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कौन कौन से जो भी प्रेपरेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब आप प्रिपेयर करोगे फॉरेन कंपनी के, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं और क्या क्या जो आपको बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। तो जब आप प्रिपरेशन करोगे तो एक तो आपको प्रिपरेशन जो करनी है फॉरेन कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो हर कैलेंडर ईयर में करनी है। कैलेंडर ईयर में आप क्या करोगे, बैलेंस शीट बनाओगे, P&L बनाओगे, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स हैं, along with the particulars and the annexures that are required। इसकी कॉपी आप किसको दे दोगे, आप दे दोगे रजिस्ट्रार को।
और ये जो कुछ भी है अगर ये इंग्लिश में नहीं है तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद में जो आपका कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल 2014 है, उसने ये बोला है कि सारी की सारी फॉरेन कंपनीज को अलोंग विद द प्रिपरेशन ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल नंबर 3 और एज नियर देयर टू एज पॉसिबल फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग, इनको क्या करना है, इनको इस वाले रूल ने ये बोला है कि हर फॉरेन कंपनी को प्रिपेयर करने होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल नंबर 3। तो इन्होंने ये बोला कि हर, यहाँ तो इन्होंने ये बोल दिया कैलेंडर ईयर में करना है। फिर उसके बाद में इन्होंने बोला कि जो भी फॉरेन कंपनी है ना, उसको इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, जो भी इंडियन बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस वाले, वो स्केड्यूल नंबर 3 के हिसाब से करने होंगे। और ये कैसे करने होंगे, या तो स्केड्यूल नंबर 3 के हिसाब से या फिर एज नियर देयर टू एज पॉसिबल फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। या तो स्केड्यूल नंबर 3 जितना पास का पॉसिबल हो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अनेक्स करने पड़ेंगे इन अकॉर्डेंस विद द चैप्टर 9 जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा अगर आप न्यू कोर्स से थे, दैट इज अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। साथ में ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या करेंगे, ये रिलेट करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ऑफ पेरेंट फॉरेन कंपनी ऑल्सो टू बी सबमिटेड। तो बेसिकली क्या होंगे, यहाँ जो भी लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे ना पेरेंट फॉरेन कंपनी के, तो उसको भी आपको इनकॉर्पोरेट करना होगा। अभी तक इसमें मैंने क्या क्या बताया, देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा। पहले मैंने बताया कि हर फॉरेन कंपनी कैलेंडर ईयर में बैलेंस शीट बनाती है, P&L बनाती है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, पर्टिकुलर है, अनेक्चर है, और इसकी एक कॉपी किसको दे देती है, वो ROC को दे देती है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि अगर ये चीज़ें इंग्लिश में नहीं है तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करो। फिर जो रूल्स 2014 है वो ये बोलता है कि हर फॉरेन कंपनी को शेड्यूल नंबर 3 का हिसाब से बनाना चाहिए, फिर चैप्टर नंबर 9 के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स को एनेक्स करना चाहिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है रिलेटिंग टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरेंट फॉरेन कंपनी उसको भी सबमिट करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में दे रखा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, दैट इज एम्पावर्ड टू डायरेक्ट दैट इन केस एनी फॉरेन कंपनी और क्लास ऑफ फॉरेन कंपनी द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 381 सबसेक्शन 1 शेल नॉट अप्लाई। क्लॉज ए वही था कि उनको बनाने हैं हर कैलेंडर ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अगर CG चाहे तो वो क्या कर सकती है, वो एग्जम्प्ट कर सकती है फॉरेन कंपनी को कि आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप उस वाले पॉइंट के बाद में लिख सकते हो। उसके बाद में है इफ एनी ऑफ द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन इंग्लिश तो कन्वर्ट करो, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। फिर एवरी फॉरेन कंपनी शेल सेंड टू द रजिस्ट्रार अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू हिम अ कॉपी ऑफ लिस्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अब ये लिस्ट किस चीज की है, हर फॉरेन कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ में एक लिस्ट भी भेजनी पड़ेगी, प्लेसेस ऑफ बिजनेस, जो भी उनकी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड है उसकी लिस्ट उनको भेजनी पड़ेगी। अभी लिस्ट किस फॉर्म में भेजी जाती है, ये भेजी जाती है आपकी FC3 में along with the fees, ठीक है। उसके बाद में according to the company's registration of foreign companies rules 2014 if any foreign company ceases to have a places of business in India, अगर वो बंद हो जाती है, मतलब वो रुक जाती है place of business in India, तो उसको क्या देना पड़ेगा, उसको नोटिस भी देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि सो एंड सो डेट से जो है ये हमारा जो प्लेस ऑफ बिजनेस का है और जो भी इफेक्ट है दैट इज एंडिंग, ठीक है। एंड एज फ्रॉम द डेट ऑन विच नोटिस इज सो गिवन, जो ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी टू डिलीवर एनी डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार शेल सीज इफ इट डज नॉट हैव इधर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। तो अगर कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया नहीं है तो फिर डेफिनेटली उस कंपनी का रजिस्ट्रार से कोई मतलब नहीं रह जाएगा और वो वहीं की वहीं सीज हो जाएगी। फिर उसके बाद में है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014, हर फॉरेन कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, उनको भेजने होंगे स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी, स्टेटमेंट ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स इंक्लूडिंग डिविडेंड्स, ठीक है। और ये जो भी स्टेटमेंट्स हैं दे शिल आल्सो इंक्लूड सच अदर पर्टिकुलर्स एज और आर प्रिस्क्राइब्ड। सो बेसिकली 3 स्टेटमेंट्स हैं और जो भी इनकी टाइम लिमिट होगी वो टाइम लिमिट क्या होगी, 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ द फॉरेन कंपनी टू विच डॉक्यूमेंट्स रिलेट।
ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए इसको मैं शॉर्ट में आपको बहुत जल्दी से बता देती हूँ, जिससे आपने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है वो सब रिवाइज हो जाए। सबसे पहले तो ये है कि हर फॉरेन कंपनी को जो है वो कैलेंडर ईयर में बैलेंस शीट बनाना है, P&L बनाना है। इसकी कॉपी किसको देनी है? आरओसी को देनी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो एग्जाम कर सकती है इसको। फिर उसके बाद में अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। ऑल्सो इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ये कैसे होने चाहिए, जो भी फॉरेन कंपनी है उसको सारी की सारी प्रिपरेशन कैसे करनी है एज पर शेड्यूल नंबर 3 चैप्टर 9, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो भी आपको इनकलकेट करने हैं, वो भी सबमिट करने हैं। उसके बाद में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था एनेक्स जो आपको करने हैं, तो वो कौन कौन से करने हैं? एक तो चैप्टर 9 वाले थे, और साथ में कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स करने हैं जो अभी इन्होंने बताए हैं। स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी, स्टेटमेंट ऑफ रीपैट्रिएशन, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स। उसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में एक लिस्ट भी भेजनी है प्लेस ऑफ बिजनेस जो भी इंडिया में है। वो लिस्ट में क्या है? आपका लिस्ट आपको भेजनी है फॉर्म नंबर FC3 में अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। और ये सारा का सारा जो भी डिलीवरी का टाइम है ये हो जाना चाहिए विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और अगर आरओसी चाहे तो वो इसको एक्सटेंड भी कर सकती है 3 महीने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आंसर खत्म होता है। ये वाला टाइम स्टैम्प जो है मैं आपको ये उसमें डाल दूंगी, जो आपका पिंड वाला कमेंट होगा, तो उससे आप ये देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है ना, तो इसलिए मैं इसको कर दूंगी वहां पे। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग कंपनीज कैन बी कंसीडर्ड एज फॉरेन कंपनी। अब इसमें भी आपको ये बताने की ये फॉरेन कंपनी है या नहीं। तो रेडस्टोन लिमिटेड एक कंपनी है दैट इज रजिस्टर्ड इन सिंगापुर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो मीट कर रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं बिजनेस डिसीजन एट देयर बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन इंडिया। अब यार इसमें देखो आप, कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई भी कंडक्ट नहीं हो रही है बिजनेस एक्टिविटी, सिर्फ वो अपना बिजनेस डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब कोई भी सिंगापुर वाले लोग आके उनका मन करे वो इंडिया में, उनका मन करे वो कहीं और जाए, उससे हमें क्या? उसको आप फॉरेन कंपनी कैसे मान लोगे, राइट? उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, अभी मैं इसका आंसर आपको दिखा दूंगी। जो जेन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है दैट इज रजिस्टर्ड इन दुबई, उसने इंस्टॉल करा है मेन सर्वर दुबई में, लेकिन वो क्या कर रहा है? फॉर मेंटेनिंग ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर बाय क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर इट्स क्लाइंट इन इंडिया। अब देखो उसने क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू क्लाइंट के साथ में वो क्या कर रहा है? क्लाइंट के साथ में डीलिंग कर रहा है। वो कैसे? अपना मेन सर्वर उन्होंने दुबई में लगा रखा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मोड से वो क्या कर रहा है? उसके इंडिया में क्लाइंट्स हैं, तो दैट मीन्स उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस है, राइट? तो फर्स्ट वाला देखो आप ऐसे करके पूरा लिखोगे, उसके बाद में आप इलेक्ट्रॉनिक मोड को भी यहाँ डिफाइन करोगे। और इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है, बहुत छोटी सी, कि मतलब जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज वाली सिक्योरिटीज होंगी उसको आप इलेक्ट्रॉनिक मोड नहीं मानोगे। ये एक है, इसको आरटीपी से पढ़ लेना आपने। ठीक है, मैंने बता दिया, वैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस वाली जो सिक्योरिटीज है वो नहीं आएंगी, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं आएंगे। तो इसमें आपको ये लिखना है फर्स्ट वाले में, तो देखो कि कोई प्लेस ऑफ बिजनेस वगैरह कंडक्ट नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको फॉरेन कंपनी नहीं मानेंगे। और जो आपका सेकंड वाला है उसमें ये है कि वो क्या बना रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मोड से वो प्लेस ऑफ बिजनेस बना रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है और प्लेस ऑफ बिजनेस बना रहा है, इसलिए वो क्या हो गया? इसलिए वो फॉरेन कंपनी हो गया। प्लेस ऑफ बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटी के साथ में एंड लगा हुआ है, इस चीज का आप ध्यान रखना। ओके, फिर उसके बाद में हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। अब्रॉड लिमिटेड एक फॉरेन कंपनी है, उसने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं बनाई है, लेकिन वो प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहता है। अब दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए जो है वो आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। एक तो वो डॉक्यूमेंट्स वाला, एक आपको जो जब आप प्लेस ऑफ बिजनेस बनाओगे इंडिया में तो आपको कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंप्लायंस करना है, और ये वाला। तो इसमें आपका क्या है? इसमें आपको जो प्रोस्पेक्टस इशू करना है, तो कोई भी प्रोस्पेक्टस जो है आप वो तब तक इशू नहीं कर सकते हो या सर्कुलेट कर सकते हो जब तक आप ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर लेते हो। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? अब वो देखो, ये कंडीशंस जो है ये सब पे लगती हैं, चाहे वो कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है या नहीं हुई है, चाहे वो स्टैब्लिश हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, आपको लेकिन प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले ये सारी कंडीशंस देख लेनी है। तो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि एक सर्टिफाइड कॉपी जो है वो डिलीवर हो गई है या नहीं हो गई है आरओसी के पास में, ठीक है, रजिस्ट्रार के पास में। और वो जो सर्टिफाइड कॉपी है वो सर्टिफाई कौन करेगा? वो या तो चेयरपर्सन करेगा या फिर 2 अदर डायरेक्टर करेंगे, नॉट या फिर एंड। सो चेयरपर्सन एंड 2 अदर डायरेक्टर्स क्या करेंगे? सर्टिफाई करेंगे एक कॉपी को,
और वो जो सर्टिफाइड कॉपी होगी वो किसके पास में जाएगी, वो जाएगी रजिस्ट्रार के पास में। ठीक है, तो वो सर्टिफाइड कॉपी जो है दैट इज बीन डिलीवर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन टू आरओसी। उसके बाद में प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि वो जो है वो डिलीवर हो गया है। ये जो कॉपी जाएगी किसकी जाएगी, कॉपी जाएगी प्रोस्पेक्टस की। एक बार मैं यहाँ से पढ़ ही देती हूँ। a place of business unless before the issue circulation or distribution of prospectus, जो prospectus के distribution से पहले उसकी कॉपी किसके पास में जाएगी, रजिस्ट्रार के पास में जाएगी। वो सर्टिफाई कौन करेगा, चेयरपर्सन करेगा और 2 अदर डायरेक्टर्स करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है, उसके बाद में ये है कि जो प्रोस्पेक्टस है उस पर भी ये लिखा होना चाहिए कि वो डिलीवर हो गया है, और साथ में जो भी अदर प्रोस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स है वो भी अटैच होना चाहिए। और अगर कोई एक्सपर्ट का आपको कंसेंट चाहिए तो वो भी अटैच्ड होना चाहिए। और उसके साथ में कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होने चाहिए, जैसे कि अगर कोई कॉपी है अंडर राइटिंग अग्रीमेंट की, या जैसे डायरेक्टर की जगह किसी और ने साइन करा है तो पावर ऑफ अटॉर्नी की। ठीक है, और उसके बाद में जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट या मेमोरेंडम है मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ में या फिर मैनेजर के साथ में, और कोई भी अगर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं पिछले 2 सालों में दैट वर नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी आपके आएंगे। एक बार मैं आपको ये 389 वाला जो सेक्शन है ना वो दिखा देती हूँ उसमें, क्योंकि आंसर ज़्यादा प्रॉपर तरह से दे रखा है। बस 1 मिनट लगेगा, ये लास्ट वाला है तो मैं ये चाह रही हूँ कि आपको क्लियर ही हो जाए। ये है देखो। ठीक है, ये वाली कॉपी जो है ये चेयरपर्सन वगैरह साइन करेंगे, चेयरपर्सन और 2 अदर डायरेक्टर। इस पे लिखा होना चाहिए कि ये डिलीवर हो गया है, और जो है इसमें एक्सपर्ट का या जो भी आपको अदर कॉपी अटैच करनी है, अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स वो भी अटैच होने चाहिए। तो वो अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स में है एक्सपर्ट की कोई कंसेंट, कॉपी मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ में कोई अगर अपॉइंटमेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी, फिर कोई भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट है जो 2 सालों में हुआ है और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं था वो, फिर जो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट है उसकी कॉपी, और कोई कॉपी पावर ऑफ अटॉर्नी की। ठीक है, तो ये वाले जो सारे प्रोविजन हैं आपके कंप्लीट हो गए हैं। और जो सीजी है इसमें ना एक जो आपका 393A है एग्जाम्शन जो है सीजी ने जो दे रखी है, उसमें भी एक आपकी अमेंडमेंट आई है छोटी सी, उसकी लैंग्वेज में। पहले नोटिफिकेशन था, अब ऑफिशियल गैजेट करके आया है, तो उसको आप आरटीपी से ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो मैं ये वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप दैट इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू। एंड थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो क्योंकि इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स वो थे याद कराने वाले, बट मैं आगे से कोशिश करूंगी शॉर्ट वीडियो ही बनाऊं। एंड आप इन वीडियोस को ना स्पीड अप करके देखना बार बार। ठीक है, सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर एंड थैंक यू।